चाहता इस बारे में, पर गालिब ने कहा था लोग वो भी कह रहे हैं ये बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता न घर को मैं आज खड़ा हूं और मुझे इज्जत बख्शी है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो की जमात ने। और मैं ये, जैसे मैंने कहा कि यूं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और कभी फलक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं, अगर न आग लगा दूं तो दाग मेरा नाम नहीं। मुझ पे इल्जाम लगाए गए, घटिया इल्जाम, उनके बारे में तो बात करना मेरा हक है। वजीर आजम साहब हमें तो अपील कर रहे हैं कि आप इस सफर को जारी रहने दें। परसों भी मैंने अर्ज की थी कि अपने दाएं बाएं देखिए, ये घर में तो आग लगाने वाले आपके नहीं बैठे हुए, इस मौके पे आके, और मेरी सियासत को जनाब चेयरमैन 50 साल इस साल हो गए। पहली दफा जुलूस जब मैं हवालात में ले जाया गया था तो अयूब खान की हुकूमत थी, नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग गवर्नर थे, उनके खिलाफ हमने जुलूस निकाला था और मैं हवालात गया था 1964 में। आज 2014 है, 1964 में अपने वालिद के साथ मादरे मिल्लत की कैंपेन की थी, उनकी इलेक्शन की, करिया करिया फेरा था। 50 साल मेरी सियासत को हो गए हैं एग्जैक्टली, और अगर देखा जाए तो उससे भी ज्यादा। मेरे दादा चौधरी भावल बख्श ने 1946 में 85 साल की उम्र पे पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान में कायदे आजम की कॉल पे गिरफ्तारी दी। तीसरे दिन मेरे वालिद आला सरकारी मुलाजमत छोड़ के इस्तीफा दे के मंजूरी से पहले जाके उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि वो डिसओबीडियंस की कॉल थी एक गैर मुल्की हुक्मरान के खिलाफ। और उससे अगले दिन मेरी वालदा ने गिरफ्तारी दी, मैं 1 साल का था, उनकी बाहों में था। मेरे खानदान ने तहरीके पाकिस्तान में मुअम्मर तरीन सियासी कैदी और कम उम्र तरीन सियासी कैदी दोनों दिए। आज इल्जाम लगा रहे हैं कोई एलपीजी का सियासत से तिजारत करता है। जनाब स्पीकर, मैं उनमें से हूं और आपको पीपल्स पार्टी के बेंचेस पे बैठे हुए के अलावा शायद कोई ना मिले। पीपल्स पार्टी में आपको नजर आएंगे कि जिन्होंने हर मिलिट्री डिक्टेटर को अपोज किया है। और रजा और खुर्शीद शाह साहब शायद मेरे से चूंकि कम उम्र है, इन्होंने अयूब खान का वक्त दौर ना देखा हुआ। मैंने अयूब खान की मुखालफत की, जुलूस निकाले, नजरबंद हुआ, एक दिन के लिए हुआ, स्टूडेंट से छितर मार के हमें रिहा कर देते थे। याया खान आया, मैं यंग आदमी था, ब्रीफलेस लॉयर था उस वक्त। मैंने सीएसपी में टॉप किया था सारे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में, पर मुझसे फौजी हुक्मरान की मुलाजमत मैं नहीं कर सका। मैंने याया खान को खत लिखा, रिकॉर्ड पे है, अखबारों में छपा वो अक्टूबर 1970 में, कि मैं आपकी तरफ से ऑफर आया है, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू। मैंने कहा मैं इसको रद्द करता हूं, मैं फौजी हुकूमत में नहीं आ सकता। प्रीफ्रेस लॉयर था, मुश्किल वक्त था, मुश्किल इम्तिहान था। जियाउल हक का दौर आया
तो जेलें काटी मैंने भी, मेरी बीवी ने भी, मेरी वालदा ने भी, मेरी बहन ने भी गिरफ्तार हुए। जियाउल हक ने मुझे बुला के, जब उसने मार्शल लॉ ताज़ा लगाया हुआ था, मेरी उसके साथ एक हकीकत में दोस्ती थी। मुल्तान के से वो जब जीओसी थे एज मेजर जनरल, तो उन्होंने एक ट्रायल प्रिजाइड किया जिसमें मैं डिफेंस काउंसिल था। वो लाहौर आए, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, मुझे कहा कि तुम्हें वजीर रखना है। मैंने इनकार किया। उन्होंने कहा अच्छा, अहमद फौत हो गए, उनकी जगह इजाज बटालवी को रखा है, आप उसके साथ वकील हो जाए। मैंने कहा कौन से केस में? कहने लगे फीस जो मांगोगे दूंगा। मैंने कहा कौन से केस में? कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ मुकदमे में। मैंने कहा कल मैं उनका वजीर रहा हूं, आज मैं वो कटहरे में खड़ा है, एक शेर कटहरे में खड़ा है, पर मैं चोरों की तरह उसकी तरफ अंगुष्ठ करके और कहूं कि ये डाकू है, ये कातिल है। और मैंने जिस सीट से इनकार किया वजारत में कि यंग आदमी हमें एक चाहिए, एक यंग आदमी, उस पर एक बहादुर आदमी चला गया था। परवेज मुशर्रफ आया। परवेज मुशर्रफ को तो भगाने में मेरा एक छोटा सा किरदार है। और लॉन्ग मार्च जिसका मियां साहब ने जिक्र किया, वो हमारी लॉन्ग मार्च की थी, वुकला की लॉन्ग मार्च थी। और क्यानी का कॉल जब फोन आया मुझे, मियां साहब गाड़ी में साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कोई क्यानी के कहने पे कॉल ऑफ नहीं की। मैंने जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने जजों की बहाली का ऐलान किया, तो अली कुर्द और मुनीर मलिक के मशवरे से हमने वो कॉल ऑफ की। मुशर्रफ कितनी मर्तबा आप पता करें, तारिक अजीज, उनके मोहतमद साथी और उनके दो दीगर वज़रा मेरे पास आए कि आप MNA हो, वजीर आजम बन जाओ। मैंने यूं ही मजाक में कहा, मैंने कहा आपका तो शौकत अजीज वजीर आजम है। एक रात मेरे पास खुफिया तौर पे आए तारिक अजीज साहब, मैंने कहा आपका तो वजीर आजम है। कहने लगे अभी फोन करते हैं, ये टीवी पे चल रहा है, लगाया ऊंचा सा लगा लिया था उन्होंने, आपके टीवी चल रहा है। मेरे अजीज है, मेरे बड़े भाई हैं तारिक अजीज साहब। वो कहने लगे इत्ज़ाज अभी आप मुझे एक फोन करने दो, बस क्या हाँ कर दो, और 20 मिनट के अंदर अगर ये पट्टी ना चल गई, ब्रेकिंग न्यूज ना आ गई कि शौकत अजीज ने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्ट कराना हमारा काम है, हमारी मेजॉरिटी है उसमें। तो कहने लगे कि अगर 20 मिनट में वो इस्तीफा नहीं देता आप छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें। किसकी बात आप कर रहे हैं? मेरी कोशिशों से बहाल हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ, पर मैं उसके आगे केसेस, मेरे पास ब्रीफ केस भर के, सूट केस भर के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए कि उसके सामने पेश हो जाओ, पेश हो जाओ। चौबीस मार्च को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस बहाल हुआ। 24 मार्च को मेरे पास कराची की पार्टियां आनी शुरू हो गई, कैश ब्लैंक चेक्स लेके, कि हमारा केस उनके आगे लगा हुआ है, पीरजादा शरीफुद्दीन पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, हफीज पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, एहसन जफर साहब वकील है पर अब आपको करना है, खालिद अनवर वकील है पर आपको करना है। बड़े बड़े वकला को छोड़ के मैंने कहा भाई मैं उसके सामने पेश नहीं होऊंगा। मेरे दोस्त नाराज हो गए कई कि तुझे फीस देते हैं, बीच में हमारा हिस्सा भी बन जाएगा, तू लेता क्यों नहीं? मैंने कहा उसके सामने मैंने पेश नहीं होना, उसका मैं वकील रहा हूं, उसको मैंने बहाल कराया है, 2 मरतबा बहाल कराया है। अगर मैंने तजारत करनी होती, सियासत थी, और ये जो शख्स सियासत को तजारत बना ले
ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं। वो मौका नहीं था मुझे तिजारत करने का, अरबा रुपए में बना सकता था और कई कॉलीग्स ने बनाया। उसी के कुर्सी पे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कुर्सी पे बैठने पे कई कॉलीग्स मेरे अरबपति हो गए। 1970 से टैक्स दे रहा हूं, इनकम टैक्स। आप मेरे पे इल्जाम लगाते हैं लैंड माफिया, अभी आता हूं उस पे भी। वजीर आजम साहब, आपको कल भी कहा था, परसों भी का अर्ज की थी, अपने दाएं बाएं देखें। आप तो माजरत कर लेते हैं, पर उनकी जबान से तो माजरत नहीं। उन्होंने तो आपकी, जब मुझे टेलीफोन किया उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फोन कर करके चैनल्स को कहा और लिख के तहरीरन भेजा कि वजीर दाखिला इस अपने बयान पे की तस्दीक करते हैं आपके टेलीफोन के बाद। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने अपने डेथ सेल में एक किताब लिखी थी। छोटी छोटी पर्चियों पे कोई जाता था, उनको सिगरेट की पर्चियों पे, उन पे इतनी निगरानी थी, सिगरेट की पर्चियों पे भी वो लिख के भेजते थे, इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया। एक शख्स के बारे में वो लिखते हैं, वो तसलसल से किताब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैठ के अपने दफ्तर में या किसी पुरफजा मकाम में नहीं लिखी। कागज पे लिखना भी होता था, उसको छुपाना भी होता था, बाहर भेजना भी होता था, और बड़े ही उन्होंने वाकयात दिए। पर उससे पहले मैं एक वाकया मियां साहब की नजर करता हूं। 12 अक्टूबर 1999 जनरल ख्वाजा ज़हीरुद्दीन भट्ट, ज़ियाउद्दीन भट्ट, उसको मियां साहब ने पिप्स लगा दिए, आर्मी चीफ के। उसने पिप्स लगवाने के फौरन बाद फोन किया ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन सत्ती को, जो ब्रिगेड 111 के कमांडर थे। 12 अक्टूबर 1999 ब्रिगेडियर को उन्होंने हिदायत दी, कुछ हिदायत अपना इक्तदार पाक फौज पे मुसल्लत और उसको मुस्तहकम करने के लिए कुछ हिदायत ब्रिगेडियर सत्ती को 111 ब्रिगेड को दी। ब्रिगेडियर सत्ती ने कहा, सर आपकी नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं अमल करूंगा, जिस तरह कहेंगे अमल करूंगा, नोटिफिकेशन आ जाए। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट डिफेंस सेक्रेटरी, जो एक राजपूत थे, उनको फोन करते रहे, नोटिफिकेशन निकालो, नोटिफिकेशन। उस शख्स ने नोटिफिकेशन नहीं निकाली। तावक्त है कि जनरल अजीज, जनरल महमूद ने अपना काम कर लिया और वजीर आजम और वजीर आजम की फैमिली को भी गिरफ्तार कर लिया। वो शख्स कौन था? क्या उसका नाम लेना जरूरी है? उसी के बायस उनके भाई को नजर उस वक्त हाउस अरेस्ट में उस वक्त GHQ से नाश्ते आते रहे, जब वजीर आजम को हथकड़ी लगा के और जहाज में सीट के साथ हथकड़ी से बांध के फिराया जा रहा था। तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने एक खास अफसर के बारे में, जिनको उनको पता लगा कि उनके बड़े मोतमद, बड़े मोतबर, बड़े सीनियर, बड़े करीबी अफसर थे, वो जब ज़ियाउल हक ने 5 नवंबर का जनरल ज़ियाउल हक ने किया तो वो उनके साथ पाए गए। दूसरे दिन अखबारों में, तस्वीरों में वो भी खड़े थे।
उनके बारे में नाम मैं नहीं लेता, भुट्टो साहब ने तो नाम लिया है। उनके बारे में भुट्टो साहब लिखते हैं, उस किताब बड़ी दिलचस्प किताब है, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए, बड़े उसमें सबक हैं, सीखने के सबक हैं। उन्होंने कहा कि व्हेन मिकी वॉज गेटिंग मैरिड, मिकी माउस वॉज गेटिंग मैरिड, व्हेन his father said to him, Mickey, if you are a man, you will consummate the marriage in the first night. But if you are a mouse, you will take several days before you consummate the marriage. वो लिखते हैं, the Mickey, he puffed his chest out, he stood on his tail, he removed his wig, and he said, but father, I am not a mouse nor a man. I am a dirty rat. I have already consummated the marriage. जो पहले से आपको छोड़ चुके हो मियां साहब, उनकी दिफा और उनकी सफाई आप कब तक देते रहेंगे? उनकी जानिब से आप माजरतें कब तक करते रहेंगे? देखने की चीज ये थी कि इन धरनों के खिलाफ जो बाहर हो रहे हैं, तसलसल के साथ तारीखी वाकयात के हवाले से जितनी मैंने गुफ्तगू की है, मीडिया पे की है, सेमिनार्स पे की है, इस फ्लोर पे की है, कहा है आपसे लाख इख्तिलाफात, लेकिन आपका ये हशर हम देख नहीं सकते। और जनाब वजीर आजम, सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो बातें कर रहा है वो लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं। वो अगर अपना बिस्तर, सामान, अपना कंटेनर, ये सब कुछ वापस भी चला गया तो याद रखिए, सोचने की बात है, उसकी पसपाई नहीं होगी। लोग फिर भी ये कहेंगे कि तू बहादुर है मगर हारे हुए लश्कर में है। आपके और आपके वुज़रा के बारे में तो ये भी नहीं कहेंगे। ये लोग, इनके चेहरे मुरझाए हुए थे, 15 दिन इनके चेहरे मुरझाए रहे हैं। 15 दिन आलम यह था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इनके ऊपर आसमान गिरने लगा है। गुलाम भागते फिरते थे मशलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमान जैसे, हमने देखा है। अब तो तकरीरें करते हैं 1.5 घंटे की इस पार्लियामेंट में और नकलें उतारते हैं कादरी और इमरान खान की, लेकिन इनकी हालत आपने देखी थी। जब तक पार्लियामेंट आपके पीछे नहीं खड़ी हुई, जब तक ये ऑपोजिशन आपके पीछे नहीं खड़ी हुई, और ये हाउस, ये जॉइंट हाउसेस जो आपकी ताकत बन रहा है, ये किसके मशवरे पे आपने बुलाया? खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन, डार साहब इस बात के गवाह हैं। हमने कहा उधर मीटिंगें हो रही हैं और किस्म की, आप अपनी बरादरी को, अपने लोगों को, अपनी पार्लियामेंट को बुलाएं, इनका सेशन करें। और जब ये पार्लियामेंट आपके पीछे खड़ी हो गई तो आपके वुज़रा की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। जो मैं खदशा, जिसका इजहार करता था खदशे का,
जिस खदशे का इजहार करता था और करता हूं, डरता हूं, वसवसे हैं। कल आपने जिक्र किया वजीर आजम साहब कि कल भी एक मामला वाकया हुआ कल आपकी मौजूदगी में वजीर दाखिला ने धमकी आमेज तरीके से मुझे कहा कि आपने बड़ी तनकीद किया, हमने अब्जॉर्ब कर लिया है, पर जवाब देंगे, जवाब दे सकते हैं और जवाब देंगे। जिस पे मैंने सबको मजाकन, मैंने उसको डेसिबल लोअर करने के लिए मैंने ही कहा, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि आपने तनकीद बड़ी कर ली है, बहुत कर ली है, पर बच्चू अब ना बोलना। ये बच्चू अब ना बोलने का जो तरीका है, ये कहते हैं वकालत लैंड माफिया की करता है, एलपीजी का कोटा लेता है। लैंड माफिया की वकालत, उस पे मैं आता हूं, पर मैंने कोई पप्पू पटवारी नहीं रखा हुआ, कोई जहांगीर तहसीलदार नहीं रखा हुआ, कोई शेख असलम नहीं रखा हुआ। ये लैंड माफिया एक आपका है, एक मलिक रियाज का होगा। आप दोनों पिंडी में जो इंतकाल हो रहे हैं वो सारे के सारे जब तक पप्पू पटवारी और तहसीलदार जहांगीर ना करें, कोई इंतकाल किसी का हो नहीं सकता, शरीफ आदमी का। मैं लैंड माफिया की कहते हैं, मैं अपनी वजाहत तो कर दूं ना, जो मुझ पे इल्जाम लगाया है। एक एलपीजी का इल्जाम लगाया है। एलपीजी की बिजनेस मेरी बीवी करती है। सन 2000 में वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। ये जुल्फकार अली भुट्टो का सिपाही है, शहीद बेनजीर भुट्टो का भाई है। बहावल बख्श का पोता है, मोहम्मद हसन अली का बेटा है, रशीदा हसन का बेटा है। ये उधर से आंखें निकाल के मुझे देखते रहे और अब डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को कि ये बात आपने किया नहीं, कहा नहीं कि एलपीजी का कोटा लिया है। आपको ये इल्म नहीं है, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको इल्म नहीं है कि 2000 में ये डीरेगुलेट हो गया था। 2000 में एलपीजी डीरेगुलेट हो गई थी, आपको इल्म नहीं है। टेक मी टू कोर्ट, आई टेक यू टू द क्लीनर्स। बात करते हैं, एलपीजी कहते हैं कोटा लिया। सन 2000 में एलपीजी का कारोबार डीरेगुलेट होके सीमेंट फैक्ट्री की तरह हो गया। अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। ये सीखा है इन्होंने, इनका साथ दे के। मैं बात समीना बीवी काइंडली तशरीफ रखिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर। समीना बीवी, मुझे अपने इल्जाम जो मेरे पे लगाए हैं उनकी तो बात कर लें दो। जो इल्जाम लगाए हैं भाई, इल्जाम जो लगाए हैं मैं उन पे हूं। सिर्फ मैं एलपीजी का कोटा सन 2000 में डीरेगुलेट हो गया
अगर एलपीजी का कोटा सरकार से होता तो मुशर्रफ के खिलाफ तो मैंने इतनी बड़ी बगावत की थी, इतनी बगावत की थी, मुशर्रफ एलपीजी का कोटा कैंसिल ना कर देता। हो रहा है। जनाब स्पीकर, हाउस को इन ऑर्डर करें। आई एम स्पीकिंग एज ऑफ राइट ऑन पर्सनल एक्सप्लेनेशन। ऑर्डर इन द हाउस। ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं, अब मैं इसका क्या कर सकता हूं? दिखा रहे हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी काइंडली जॉय साहब एड्रेस द चेयर। अगर हाउस इन ऑर्डर होगा तो वरना मैं खड़ा रहूंगा खामोश, माइक अपने पास ही रखूंगा, पर आई नीड द हाउस टू बी इन ऑर्डर। इनको सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। कल कहते हैं, फरमाते हैं हमने बहुत सुना, हमने बहुत एब्जॉर्ब किया। मैंने कहा गवर्नमेंट का काम है एब्जॉर्ब करना। आप वजारतें कर रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, आपका काम है एब्जॉर्ब करना। ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना। अब जी तशरीफ रखें जी। अब एलपीजी का कोटा मुशर्रफ कैंसिल ना कर देता, पहला काम ये करता। पर ये प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट बिजनेस है। लैंड माफिया की बात करते हैं। लैंड माफिया बिगेस्ट लैंड माफिया का वकील है और मुआवन है। मेरे क्लाइंट्स में तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी था। मेरे क्लाइंट्स में तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी रहे हैं। खबर नहीं, शायद इनकी तरफ लैंड माफिया का इशारा है, मैं तो सोच रहा हूं। चौधरी साहब, यू आर माई एल्डर ब्रदर एंड माई टीचर ऑल्सो। काइंडली रिक्वेस्ट करें कि माहौल खराब होने से किसी तरह आप भी इसमें हिस्सा डालिए। थैंक यू जी। जी बाहर आज मुश्किल है। बाहर जो मजमा खड़ा है, बाहर जो मजमा खड़ा है, इनको सोचना चाहिए कुछ होश से। मुझे तो सबक दे रहे हैं होश का, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। खुद जलती पे आग फेंकते रहते हैं। बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी आंखों में जरा गौर करके देखें, वो किस तरह, किस नफरत के साथ इस सारे निजाम को देख रहे हैं, किस हिकारत के साथ, किस बगावत के साथ। उनको देखें, उनकी आवाजों में पैब्लो नरोदा है। पैब्लो नरोदा ने कहा था, चिली का शायर था, मार्क्सिस्ट शायर, उसने कहा कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम वजारत पे जाने से पहले, कहो तुम सफारत पे जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने आमाल नामे। कयामत के दिन और खुदा पर न छोड़ो। कयामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक में खून बहता रहा है, इसी चौक में कातिलों को पकड़ के सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। आप आंखें खोलें, यही आपसे गुजारिश की थी पहले दिन भी, कि हुकूमत का काम होता है नर्म रहना। क्या आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी को थोड़े चैलेंजेस थे आपसे, कम इम्तिहानात थे? उसमें तो उस गवर्नमेंट में तो वजीर आजम खुद स्याह लिबास पहन के वकीलों का और चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए थे मेमो केस में, और उसी दिन कमीशन बन गया था। उसी दिन बुर्दबारी से चलना चाहिए हुकूमतों को। आप स्टूडेंट यूनियन के ये डिबेट्स नहीं है कि इधर शाह महमूद कुरैशी बात कर रहा, उधर से वुज़रा लुकमे देना शुरू कर दें। ये स्टूडेंट यूनियन की डिबेटिंग सोसाइटी से ग्रो अप। 2 मरतबा आपसे पहले यही अंजाम हो चुका है जिसको आज हम रोके बैठे हैं। और मुझे इल्म है राजा साहब,
इस वक्त मैं अगर चाहूं तो कोई गैरतमंद ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन का मेंबर इस हाउस में ना बैठे, मैं निकलूं और मेरे साथ ना चले तो आप मुझे बात करें। पूछ ले इनसे, एक महमूद खान अचकज़ई शायद रह जाएगा आपके पास, उसका मौलाना मेरे साथ चलेंगे, कह रहे हैं अगर दुरानी साहब साथ चलेंगे। इस वक्त मैं निकल जाऊं, जो आपने किया है या करवाया है मेरे खिलाफ इल्जामात ऐसे बेहुदा, चारों मिलिट्री डिक्टेटर्स को अपोज करने वाला शायद मैं वाहिद सियासतदान हूं इस पाकिस्तान में। टैक्स अब सबसे ज्यादा शर्तिया कहता हूं, ज्यादा देता हूं। मैं मजदूर हूं, मेरे पास कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई शुगर मिल, कोई कुछ नहीं है। जो मेरी बीवी कारोबार करती है एलपीजी के सिलेंडर्स का, वो उस पे टैक्स देती है, वो भी आप सबसे ज्यादा देती है। सिर्फ पगड़ी उछालना काम है आपका, और फिर बात सुनने की बर्दाश्त भी नहीं है, आंखें दिखाते हैं। तो मैंने कहा मैं चाहूं तो मैं सबको ले जाऊं, आज खत्म कर दूं आपकी धरने के खिलाफ मजामत को, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दूं। लेकिन मैं समझता हूं कि धरने की सियासत, किसी के गर्दन पे घुटना रख के इस्तीफा मांगने की सियासत गलत है। आपको कहा था आपके साथ खड़े हैं, आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी का वर्कर हमसे नाराज है, बगावत कर रहा है। वो कहता है क्यों मियां साहब और उसकी हुकूमत को बचाते हो। आपको कहा था कि ये डर है, ये अंदेशा है कि अगर आप इस इम्तिहान से निकल गए तो आपके वुज़रा ने फिर हमारी विक्टिमाइजेशन शुरू कर देनी है, हमारी बात नहीं सुननी, हम फिर बेबस हो जाएंगे। वो आप तो, आपके वुज़रा तो अभी इम्तिहान से निकले नहीं है, और इनका वतीरा वो है कि वही बता रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने असल स्पॉट्स, आंखें दिखाते हैं, इल्जामात लगाते हैं अपनी तरह। अपने इनको इजाजत होनी चाहिए, जिस शरीफ आदमी की पगड़ी उछालनी हो उछाल दो। मेरी हर दूसरे तीसरे साल डिटेल्ड टैक्स की स्क्रूटनी होती रही है, क्योंकि मैं मियां साहब की हुकूमत में भी ऑपोजिशन में रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में भी ऑपोजिशन में रहा हूं, मैं तो तकरीबन अपनी हुकूमत में भी ऑपोजिशन में ही रहा हूं। लेकिन इस तरह आपका रवैया जो है, कुछ सीखें, सबक सीखें। 2 मर्तबा आप इसी मकाम पे पहुंचे हैं, पहले इसी मकाम पे, और तीसरी मर्तबा भी आपके साथ दाएं बाएं वो ही बैठे हुए हैं। इस इम्तिहान से निकल के खुदारा इस कैबिनेट को रीशफल करना, इतना टैलेंट आपके पास पीछे बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, आखिर में अर्ज करना चाहता हूं, कि मैं इसको सरीअन ज्यादती समझता हूं जो हुई है मेरे साथ। घटिया इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन मैं जमहूरियत और पार्लियामान में ईमान रखने वाला आदमी हूं, और समझता हूं कि मौला अली की रिवायत पे चलते हुए जिस वक्त मैं तलवार चला के
इस इमारत को मुनहदम कर सकता हूं, उस वक्त तलवार खींचता हूं वापस, क्योंकि मेरे मुंह पे इन्होंने थूका है। लेकिन ये चांद पे थूकने के मुतरादिफ है। एक जी ख्वाजा साद रफीक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। तशरीफ रखें जी। चौधरी निसार अली खान। जनाब स्पीकर, नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में जारी है। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इजलास से खिताब किया है और उनका यही कहना है कि जमहूरी निज़ाम में हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं। तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे रहना चाहिए। उनका यह कहना था कि इल्ज़ामात का वाक़या अफसोसनाक है। गुज़िश्ता रात एतज़ाज़ अहसन और खुर्शीद शाह से इज़हार अफसोस भी किया था। महमूद खान अचकज़ई और फजल रहमान ने गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की और अपना एक किरदार अदा किया।